नीदरलैंड्स की टीम जो कि गई है बांग्लादेश के दौरे पर और सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर खेलेगी 3 टी20 मैचेस की सीरीज, जिसका पहला टी20 मैच जो यहां पर खेला जाएगा होगा 30 अगस्त को शाम को 5:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से। बेसिकली एक तरह से अगर आप देखें तो एक डे नाइट टी20 मैच के फॉर्मेट में, हालांकि सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान ही शायद फ्लड लाइट्स यहाँ पर जले, बाकी वेदर को भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन पिच यहाँ पर कैसी होती है सिलहट के इस मैदान पर, और साथ ही साथ नीदरलैंड्स की तरफ से जो कि निश्चित तौर पर आपको सीधे सीधे समझ में आता भी होगा या नॉलेज भी होगी अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं कि नीदरलैंड्स की जो टीम है वो स्पिन उतना अच्छा खेलती है नहीं, जबकि सामने जो टीम है बांग्लादेश की जो कि बहुत तगड़ा पेस तो नहीं खेलती अच्छा, लेकिन स्पिन काफी ठीक ठाक खेलती है। स्पिनर्स इनके पास काफी अच्छे हैं भी, इवन तेज गेंदबाज भी, और इवन अब तो बैटर भी काफी अच्छे आ चुके हैं। तो क्या ये वो सीरीज होगी जहां पर बांग्लादेश की टीम जैसा कि बड़ी बड़ी टीमों के साथ करती रही है, एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक देकर के नीदरलैंड्स की टीम को तीन के तीनों टी20 मैच में वन साइडेड हराए? ये तो हमको पिच को देख करके पता चलेगा, जो कि टॉस के बाद ही हमको पता चल पाएगा। लेकिन 30 अगस्त को होने वाले इस मैच के पहले जो यहाँ पर आखिरी के 6 टी20 मैचेस खेले गए हैं उसको देख करके अगर हम पिच को समझने की कोशिश करें, जिसमें डोमेस्टिक टी20 मैचेस ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, तो उन 6 में से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस यहाँ पर जीती हैं। और बेसिकली अगर सामने नीदरलैंड्स की टीम हो और एक टीम बांग्लादेश हो और मैदान भी बांग्लादेश का ही हो, तो निश्चित तौर पर इसी तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीमें ही, और खास करके बांग्लादेश की ही टीम आपको जीतती दिखाई पड़ सकती है। जो कि ये जो पिच होती है निश्चित तौर पर घास तो पिच पर होती नहीं, पूरी दिन यहाँ पर धूप पड़ती है तो ड्राइनेस अच्छी खासी हो जाती है, और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ ये पिच थोड़ी सी स्लो और ग्रिप करना शुरू कर देती है, और इस वजह से सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना यहाँ पर उतना आसान होता है नहीं। हालांकि अगर बांग्लादेश को चेज यहाँ पर करना पड़े तो निश्चित तौर पर उसके पास चांसेस बेहतर होंगे, लेकिन कौन सी टीम बैटिंग करेगी उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। बाकी स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखें तो जो लास्ट मैच यहाँ पर खेला गया था 13 जनवरी 2025 को, अभी रात का ही मैच था, जहां पर 186 रन बनाए थे रंगपुर रेंजर्स की टीम ने, जिसके जवाब में खुलना टाइगर्स की टीम ने 178 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, यानी कि दोनों इनिंग में। और वो भी ध्यान रखिएगा ये आखिरी मैच है जो पिछले 6 मुकाबले खेले गए उसमें से, लेकिन फिर भी अगर पहली इनिंग में 186, सेकेंड इनिंग में 178 का स्कोर बन पा रहा है तो क्लियर कट ये भी हमको समझ में आ रहा है कि पिच काफी अच्छी होती है बैटिंग करने के लिए। लेकिन एक बात तो कम से कम तय मान करके चलिए, 186 का स्कोर अगर बांग्लादेश की टीम खड़ा करती है पहले बैटिंग करने के बाद, जैसे उसके पास स्पिन बॉलिंग अटैक है, नीदरलैंड्स की टीम मुझे नहीं लगता कि 178 तक फिलहाल पहुंच भी पाएगी। हालांकि चलिए अभी आगे देखते हैं, चीजें समझते हैं कि कैसे बैटर्स उनके पास हैं। बाकी सेकंड लास्ट मैच अगर आप देखें तो 203 के जवाब में 173 बना, यहाँ पर 254 के जवाब में 105 पर सामने वाली टीम ऑल आउट हो गई, फिर 182 के जवाब में 174 बना, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 193 के जवाब में 195 बन गए, यानी कि स्कोर यहाँ पर चेंज हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो 178 के जवाब में 150 बने, मतलब लगभग हर एक मैच में, या बेसिकली एक मैच को अगर आप छोड़ दें इस वाले को, तो कम से कम ये बात तो क्लियर होती है स्कोरिंग को देख करके कि पिच पूरे मैच के दौरान बैटिंग के लिए बहुत अच्छी रही है बेसिकली, लेकिन चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, जो पिच के अंदर स्लोनेस थोड़ी सी आती है उसकी वजह से, जिसमें अभी तक 26 विकेटें स्पिन को, 47 विकेटें पेस को मिली हैं। और ध्यान से यहीं पर देखिएगा 47 में से 31 विकेटें सेकेंड इनिंग के दौरान आई हैं पेसर्स की भी, और स्पिन के भी 26 में से 17 विकेटें सेकेंड इनिंग के ही दौरान आई हैं। तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल ऑफ विकेट वो आपको सेकेंड इनिंग में ही देखने को मिलेगा, स्पिनर्स का भी और पेस का भी। तो वहीं पर बॉलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस पिच को इसी बेसिस पर समझने के बाद, जहां पर पावर प्ले में भी अगर आप देखें हर एक मैच के पहले 6 ओवर में तो ठीक ठाक विकेटें यहां पर गिरी हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो पिच है ना, इसको तो हमने पिछले हुए कुछ मैचेस के बेसिस पर समझने की कोशिश करी है। लेकिन फिलहाल जो वेदर यहां पर होने वाला है आज के इस मैच में वो कैसा रहेगा, एक्चुअली पिच कैसी है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद बता दूंगा। और उसी की बेसिस पर जो मेरी फाइनल 6 टीमें बनेंगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पॉसिबली हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से, जहां पर बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है ही, बॉलिंग में जो ऑप्शंस हैं उसमें कौन पावर प्ले में और कौन डेथ में बॉलिंग करेगा, जो प्रॉबेबली पूरे 4 ओवर भी करके देंगे उनके नाम आप देख सकते हैं। बेंच के जो ऑप्शंस हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद आकर के देख सकते हैं इनका इंटरनेशनल टी20 करियर कैसा चला है, जिसमें आप ये देखेंगे कि तंजीद हसन जो इनके लेफ्ट हैंडर बैटर हैं 29 मैचेस टी20 में खेल चुके हैं, 655 बना चुके हैं, 25 का एवरेज है, जिसमें पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज केवल 18 है, लेकिन सेकंड इनिंग का 32 है। तो तंजीद हसन एक ऐसे प्लेयर है जो चेज बेहतर करते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में। लेकिन वहीं पर परवेज हुसैन इमोन की बात करें जो 17 मैच में 373 रन बना चुके हैं, इनका बैटिंग एवरेज पहली इनिंग का 31 है तो सेकंड इनिंग का केवल 14 है, तो वो चेज बेहतर नहीं करते। तो ये चीज आप जरूर देख करके रखिएगा हर एक बैटर का कि बैटिंग एवरेज उसका पूरे करियर में, चूंकि सैंपल साइज ठीक ठाक है, थोड़े बहुत मैचेस नहीं हुए हैं, तो निश्चित तौर पर
वो भी काफ़ी मदद आपको करेगा। और कम से कम 6 टीमें जब बनाएंगे ना, तो 3-4 टीमों में या 4 टीमों में तो कम से कम आपको ये जो आंकड़े हैं हेल्प कर देंगे इनिंग की बेसिस पर। और उसी में बॉलर के भी अगर आप एग्जाम्पल लें जैसे देखने के लिए, अगर आप समझने के लिए कि कौन सा बॉलर किस इनिंग के लिए बेहतर है, तो जैसे रिशद हुसैन जो लेग स्पिन बॉलर है, और जनरली चाहे बांग्लादेश के मैदान हो या स्पिनर्स का होता भी वैसा है कि जो इनके 40 मैच में 48 विकेटें हैं, उसमें कम गेंदें इनको लगी हैं सेकंड इनिंग में 1 विकेट निकालने में। पहले इनिंग में कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा गेंदें ली हैं इन्होंने 1 विकेट निकालने में। सामने नीदरलैंड्स की टीम में तो शायद ये होता हुआ आपको दिखाई ना पड़े रिशद हुसैन के साथ, लेकिन निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग की अगर बॉलिंग है तब तो ये और भी बेटर ऑप्शन है, जहां पर आप उनको कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हर एक बैटर और बॉलर का इनिंग वाइज क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना ज़्यादा रहा है पूरे करियर में, वो आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद आकर के देखिए रिसेंट फॉर्म जो बांग्लादेश के प्लेयर्स का अभी रहा है, उसमें अगर आप देखें तो तंजीद हसन जो कि निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट तो दिखाई बिल्कुल नहीं पड़े हैं। और अगर आप इनके पिछले कम से कम मिलाकर के 7 मुकाबले देखें तो केवल 1 हाफ सेंचुरी है, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन, प्रॉपर ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी परवेज हुसैन, इमॉन, ये निश्चित तौर पर रिसेंट टाइम में ना अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी इनके साथ भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये हैं एक बड़े ही फ्लैशी प्लेयर जो आते हैं और शॉट्स खेलना शुरू कर देते तो चल जाते हैं, वरना निश्चित तौर पर विकेट देकर के जाएंगे। तो ये भी एक थोड़े से फ्लैशी टाइप के प्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा भरोसा किए जा सकने वाले ऑप्शन है नहीं। इसी वजह से इन दोनों को मैं ना सेकंड इनिंग की बॉलिंग में बैटिंग में प्रेफर करूंगा, तंजीद हसन को, परवेज हुसैन, ईमान को पहली इनिंग की बैटिंग में, स्पेसिफिकली जो इनिंग के हिसाब से आपको बताया कि दोनों को कब पिक करना है ना वहां पर, और वो भी 2-2 टीम 3-3 टीमों में, ज़्यादा टीमों में नहीं। उसके बाद आते हैं लिटन दास जो कि निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छे फॉर्म में ये भी नहीं है, हालांकि बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां आई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये तो कम से कम इनके साथ भी दिक्कत रही है कि बहुत बेहतर फॉर्म में दिखाई पड़े नहीं है। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो इनके खिलाफ निश्चित तौर पर हमेशा विकेट निकाल के जाती है। बाकी तौहीद हृदय इन सभी बैटर्स में से सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं निश्चित तौर पर। इसके बाद यहाँ पर आते हैं जाकिर अली, इनके विकेट कीपर बैटर, इनको लेकर के भी आप वही सेम चीज़ कह सकते हैं कि अगर इस पूरे की पूरी बैटिंग लाइनअप में टॉप 6 में 2 सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर कोई है तो वो तौहीद हृदय और जाकिर अली ही हैं, जो ज़्यादातर रन अपने टीम के लिए बनाते रहे हैं। इसके बाद आते हैं मेहदी हसन जो बैटर और बॉलर दोनों का रोल अपना प्ले करते दिखाई पड़ेंगे, राइट हैंडेड बैटर और ऑफ स्पिन बॉलर। और ये एक ऐसे प्रॉपर ऑप्शन हैं जिनके नंबर्स बिना देखे, हालांकि चाहे तो आप देख सकते हैं एज ए बॉलर काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। इनके लिए लेकर के मैं सीधे कहूँगा कि कम से कम 6 में से 5 टीमों में तो आपके होने ही चाहिए, और 3 टीमों में तो कप्तान है बस कप्तान के ऑप्शन के तौर पर भी। और उसके बाद आते हैं शमीम हुसैन, हालांकि इनकी लेकर के ये बात क्लियर नहीं रहेगी कि ये बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 1 या 2 टीम में ना सिर्फ अपनी टीम आप इनको रखिएगा, बल्कि किसी एक आध टीम में तो कप्तान है बस कप्तान भी रखिएगा, वहां पर ये काम आएंगे। एक पूरी तरह से ट्रम्प ऑप्शन है जो किसी एक टीम में आकर के आपका रैंक काफ़ी ऊपर लेकर के जा सकते हैं। बाकी रिशद हुसैन को भी मैं इस प्लेयर के तौर पर यहाँ पर जज करूंगा जिनका फॉर्म बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन कम से कम जब नीदरलैंड्स की टीम सामने हो तो ऐसा प्लेयर आपकी टीम में 100% होना चाहिए, 6 में से 4 से 5 टीमों में। इसके बाद आते हैं तस्कीन अहमद, जबरदस्त फॉर्म में है ये भी, अगर आप देख लें। सौरीफुल इस्लाम एज ए बॉलर ये भी रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं। मुस्तफिजुर ने भी विकेटें निकाल करके दी हैं। और बाकी तंजीम हसन साकिब जो इनके प्रॉपर 4 तेज गेंदबाजी आक्रमण वाले जो बॉलर हैं, उसमें कौन सा बॉलर, इनके बारे में तो तय हम बाद में करेंगे चल करके कि कौन सा प्रॉपर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये चारों के चारों ना सिर्फ बेहतरीन फॉर्म में है बल्कि लगभग तय है कि चारों खेल भी जाएंगे। और इसमें ये बात देखने वाली होगी कि जो सामने नीदरलैंड्स की टीम है उनके जो बैटर्स हैं वो कैसा प्रॉपर इनके सामने फेस कर, मतलब उन लोगों का जो कैसे आंकड़े हैं प्लेयर बैटल में जो हम देखेंगे, वहाँ से चीज़ें काफ़ी हद तक कन्फर्म होंगी। लेकिन कम से कम रिशद हुसैन और मेहदी हसन 2 प्रॉपर बेस्ट ऑप्शन हैं जो कि कम से कम 5-5 टीमों में होंगे। शमीम हुसैन को किसी 1 या 2 टीम में। बाकी इन पांचों के पांचों बैटर्स में से परवेज हुसैन इमाम पहली इनिंग की बैटिंग में, तंजीद हसन सेकेंड इनिंग की बैटिंग में, वो 2-2 3-3 टीमों में आपके होंगे। लेकिन ये जो दोनों सबसे बेहतर फॉर्म के प्लेयर है जाकिर अली और तौहीद हृदय, ये कम से कम 4 टीमों में आपके रहेंगे। तो ये प्रॉपर चीज़ें हमको पता चली हैं यहाँ पर रिसेंट फॉर्म देख करके। बेंच के भी जो प्लेयर्स हैं उनके भी फॉर्म को आप जरूर देख करके रखिएगा। बाकी हेड टू हेड के नंबर अगर आप देखें तो तंजीद हसन ने 1 मैच खेला हुआ है, नीदरलैंड्स के खिलाफ 35 रन बनाए हैं, 2 मैच में 10 रन है लिटन दास के, 1 मैच में 9 रन है तौहीद हृदय के, जाकिर अली के भी 1 मैच में 14 रन ही है जब नॉट आउट लौटे थे। लेकिन रिशद हुसैन के 1 मैच में 3 विकेटें हैं, 3 में 6 विकेटें तस्कीन अहमद के हैं। बाकी मुस्तफिज और तंजीम हसन साकिब के 2 और 1 मैच में 1-1 विकेट है। और 1 मैच नूरुल हसन ने भी खेला हुआ है जहां पर 13 रन वो बना पाए थे। इसके बाद वेन्यू के आंकड़े देखें तो अपने होम ग्राउंड पर ये टीम काफ़ी हद तक खेल रही है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आंकड़े और उसमें अगर आप देखें तो तंजीद हसन के 7 मैच में 250 रन है, पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज हो, सेकेंड इनिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर 1 मैच में 50 रन है, दोनों काफ़ी बढ़िया रहा है। बाकी परवेज हुसैन इमाम के 3 मैच में 57 रन ही है, लिटन दास के 24 में 600
112 रन है, 27 का एवरेज है, 31 का एवरेज आपको तौहीद हृदय का और 27 का एवरेज जाकिर अली का भी दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। और उसके बाद आती है कि ऑलराउंड सेक्शन जिसमें मेहदी हसन के 19 में 20 विकेट 114 रन है। हालांकि समीम हुसैन का यहाँ पर कोई खास कंट्रीब्यूशन है नहीं, लेकिन रिशद के 6 मैच में 7 विकेट हैं, 20 में 25 विकेट हैं तस्किन के, सोरीफिल के 13 में 13 विकेट हैं, 22 में 23 विकेट हैं मुस्तफिजुर के, तंजीम हसन साकिब के 9 मैच में 11 विकेट हैं, 13 में 12 विकेट है यहाँ पर सैफुद्दीन के। बाकी नसूम अहमद, नूरुल हसन और सैफ हसन के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इनिंग की बेसिस के भी जो एनालिसिस है ना, उसको भी ध्यान से वीडियो को रोक करके जरूर देखिएगा। तो ये तो थी बांग्लादेश की टीम जिनके आंकड़े देखे, ये हमने समझा कि कौन से प्लेयर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किनको कितनी ज़्यादा टीमों में आपको जगह देनी है। बॉलर को लेकर के भी हम तय करेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल आप प्लेयर बैटल देख लीजिए बैटर्स का कि तंजीम हसन एक ऐसे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो जनरली फंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर काफ़ी विकेटें देते हैं। 39 गेंद पर 47 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। और सामने पॉल वान मीकरन नाम के बॉलर हैं, उन पर ये 3 गेंद पर बिना कोई रन बनाए 1 बार आउट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं परवेज हुसैन, ये लेफ्ट हैंडर हैं, ऑफ स्पिन पर इनका बैटल बनता है कई बार। 31 गेंद पर 30 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। तौहीद हृदय, टिम प्रिंगल पर 1 बार और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 5 बार। और साथ ही साथ यहाँ पर लिटन दास ऑफ स्पिन पर 17 बार 216 गेंद पर 258 रन केवल हैं और उसी में 17 बार आउट हो चुके हैं। और आर्यन दत्त जो कि उनके एक और प्रॉपर ऑफ स्पिनर ही हैं, काफ़ी लंबे, और 2 गेंद पर 1 रन देकर के 1 बार आउट कर चुके हैं। तो ऑफ स्पिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो काम काफ़ी आ रही है। बाकी यहाँ पर जाकिर अली लेग स्पिन पर काफ़ी बुरी तरह से फंसते हैं, 36 गेंद पर केवल 27 रन है, 5 बार आउट हो चुके हैं। मेहदी हसन भी लेग स्पिन पर फंसते हैं, 5 बार आउट हो चुके हैं 43 गेंद पर 35 रन बना करके। और समीम हुसैन भी लेग स्पिन पर 4 बार 55 गेंद पर आउट हो चुके हैं। और ये चीज़ आपको मैं बता दूं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो गई, ऑफ स्पिन बॉलिंग हो गई, उसको तो एक बार ना भी आप लेकर के जाइए बांग्लादेश की टीम के खिलाफ, लेकिन कोई भी प्रॉपर सामने की टीम अच्छा लेग स्पिनर है तो उसको तो 100% रखिए। चूंकि वैसे भी बांग्लादेश का इतिहास अगर आप देखें तो इनके पास लेग स्पिनर हुए नहीं है कुछ खास, और इसी वजह से इनको लेग स्पिन खेलने में दिक्कत भी आती है। तो ये चीज़ एक यहाँ से हमको समझ में आई। इसके बाद दूसरी टीम यानी कि नीदरलैंड्स की भी टीम का भी प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर देखें तो मैक्सो दाऊद है, तेजा निदा मानुरू हैं, बाकी विक्रम सिंह है, स्कॉट एडवर्ड्स है, नोआ कोर्स है, सिकंदर जुल्फिकार है जो कि राइट मीडियम पेसर यानी कि ऑलराउंडर है बेसिकली। बाकी सारिज अहमद इनके पास है, वो लेफ्ट आर्म गूगली बॉलर, लेग ब्रेक गूगली बॉलर जो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी टिम प्रिंगल है, काइल क्लीन है, आर्यन दत्त हैं, पॉल वान मीकरन है। बाकी पावर प्ले डेथ ओवर के बॉलर्स और बेंच के जो नाम है उनको भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद करियर के आंकड़े ठीक उसी तरह से जैसे आपको मैंने पीछे बांग्लादेशी टीम का समझाया था ना, ठीक उसी तरह से इस टीम का भी देख लीजिएगा कि इनिंग के हिसाब से पूरा करियर तो कैसा चला है वो तो आपके सामने है, इनिंग के हिसाब से करियर कैसा चला है वो भी अगर आप देख कर रखेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प आपको करेंगी। और उसके बाद आकर के देखेंगे रिसेंट फॉर्म, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि मैक्सो दाऊद जो एक इनके ओपनर हैं ये काफ़ी शानदार फॉर्म में रहे हैं रिसेंट टाइम में। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें तेजा निदा मानुरू जो कि प्रॉपर एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग कभी कभार ही करते हैं, ऑफ स्पिन कर देते हैं। हालांकि चांसेस बॉलिंग करने के कितने ज़्यादा होंगे उस पर काफ़ी डाउट आप लेकर के कर सकते हैं। बाकी विक्रम सिंह भी एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो न सिर्फ लेफ्ट हैंडेड बैटर है बल्कि राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी करके देते हैं, लेकिन वो भी एक कंसिस्टेंटली हर मैच में नहीं करके देंगे, ये बात भी पक्की है। लेकिन ये जो 2 प्लेयर है ना, ये दोनों के दोनों, ये कम से कम अगर 6 टीमें आप बना रहे हैं तो दोनों के दोनों किसी टीम में दोनों जो प्लेयर्स हैं ना बराबर टीमों में आपके होने चाहिए, कम से कम 2-2 टीमों में तो जरूर। इसके बाद स्कॉट एडवर्ड आते हैं कि विकेट कीपर बैटर, ये भी है जब बैटिंग फॉर्म काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है। इसके बाद नोआ कोर्स निश्चित तौर पर काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं तो उतने अच्छे रन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिकंदर जुल्फिकार भी इनके एक ऑलराउंडर ही हैं जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, लेकिन सारिज अहमद, और जैसा मैंने आपको कहा था ना पीछे प्लेयर बैटल के टाइम पर भी कि कोई एक लेग स्पिनर हो तो उसको निश्चित तौर पर कम से कम 6 में से 5 टीम को जगह देनी ही देनी है, खास के बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ। और उसके बाद आते हैं टिम प्रिंगल, हालांकि सारिज अहमद का फॉर्म अगर आप देखेंगे ना तो उतना बेहतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं टिम प्रिंगल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इनका भी फॉर्म थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। काइल क्लिन जो कि राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर हैं, स्विंग बॉलिंग पर काफ़ी रिलाई करते हैं, पहली इनिंग की बॉलिंग तो बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। विकेटों की संख्या आप देख ही सकते हैं काफ़ी बेहतर रही है रिसेंट टाइम में। बाकी पॉल वान मीकरन और आर्यन दत्त, इनके भी नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कमाल के तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि सारिज अहमद हो गए, काइल क्लीन पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए हो गए, इन दोनों में से कोई एक ऑलराउंडर हो गया तो बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो जाते हैं। तो उसमें वही देखना पड़ेगा, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो आर्यन दत्त, पहली इनिंग की बॉलिंग है तो पॉल वान मीकरन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। बाकी बेंच पर जो नाम है उनके भी वहाँ पर रिसेंट फॉर्म को आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़ा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको बांग्लादेश के खिलाफ खेलने का मिलेगा नीदरलैंड्स के प्लेयर में, लेकिन पॉल वान मीकरन के जरूर 3 मैच में 6 विकेट हैं, 1 मैच में 2 विकेट आर्यन दत्त के हैं। 2
मैच में 2 विकेट टीम प्रिंगल के हैं, एक में 1 विकेट है सारिज अहमद के। और बाकी बैटिंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना वो तो काफ़ी ख़राब रहे हैं, और इसी वजह से मैंने ज़्यादा ऊपर के जो बैटर्स थे ना उनको आपको प्रेफरेंस करने को बोला भी नहीं। और ज़्यादातर ऑलराउंडर्स या बॉलर्स उन पर आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद इस मैदान पर खेलने का एक्सपीरियंस देखेंगे तो केवल मैक्सवेल दाऊद को है, 2 मैच में 34 रन इन्होंने बनाए हैं, बाकी कोई प्लेयर यहाँ पर खेला है नहीं। लेकिन जब प्लेयर बैटल के आंकड़े देखते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि मैक्सवेल दाऊद, तंजीम हसन साकिब उनकी 8 गेंद पर 8 रन बना करके एक बार, बाकी तेजा निदामानुरू राइट आर्म एक्सप्रेस पेस बॉलिंग पर ज़्यादातर विकेटें देते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर भी फंसते हैं, और ये दोनों तरीके के बॉलर हैं सामने की टीम में। बाकी स्कॉट एडवर्ड्स, मुस्तफिजुर पर एक बार फंसे हैं, और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर ओवरऑल 8 बार आउट हो चुके हैं। तो मुस्तफिजुर तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इवन सोरिफुल इस्लाम भी। और बाकी विक्रम सिंह, तस्कीन अहमद पर और ऑफ स्पिन पर ज़्यादातर आउट होते रहे हैं। तो सामने की टीम में जो तेज गेंदबाजी अटैक चारों थे ना, जो पीछे आपको ने बताया, उन चारों में से चारों खेलते हैं या कोई 3 खेलता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी खेलेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन तीनों या चारों को रोटेट करके आपको अपनी टीम में जगह देना है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी नोवा कोर्स, उसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के खिलाफ 3 बार आउट हो चुके हैं, और ऑफ स्पिन और स्पिन बॉलिंग अटैक तो निश्चित तौर पर काम आएगी ही नीदरलैंड्स के खिलाफ। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और खास करके ये बात तो काफ़ी हद तक तय है कि बांग्लादेश की टीम ही 80 to 90% आप सीधे कह सकते हैं कि मैच को जीतेगी। बाकी जब अपनी टीमें बना लेंगे तो आप देखेंगे कप्तान और कप्तान के 2 सबसे कॉमन ऑप्शन यही दोनों होने वाले हैं, जिसमें सोरिफुल इस्लाम भी हैं, विक्रम सिंह भी हैं कहीं कहीं, और बाकी तस्कीन अहमद को भी आप डिफरेंशियल कप्तान या वाइस कप्तान के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं अपनी टीम में। और बाकी फाइनल टीम क्या रहेगी 6 आज के इस मैच के लिए, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिए। पिच रिपोर्ट भी वहीं पर दूंगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी। तो पूरा वीडियो देख करके चीज़ों को समझ लीजिए, अपनी भी टीम बनाने की कोशिश करिए। बाकी मेरी फाइनल टीम लेने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।